आईसीएस का एग्जाम बहुत ज्यादा कठिन होता था। उस पेपर को देने के लिए इंग्लैंड लंदन में जाना पड़ता था। इनका कहना था कि वो पढ़ो जो आपको पसंद है, वो मत पढ़ो जो आपको स्कूल में जबरदस्ती पढ़ाया जाता है, जबरदस्ती सिखाया जाता है। कुछ कट्टरपंथी लोग इसे इस्लाम विरोधी भी मानते हैं। आज मैं ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने वाला हूँ जिनको पहचान के लिए कोई जरूरत नहीं है। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी, उनका अलग ही लुक उनकी पहचान के लिए, उनके परिचय के लिए काफी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रविंद्रनाथ टैगोर की। वही रविंद्रनाथ जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा था। नमस्कार, मैं नरेश शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। रविंद्रनाथ टैगोर एक कवि, लेखक, दार्शनिक, इतिहासकार, उपन्यासकार, साहित्यकार, संगीतकार, चित्रकार, ये सभी थे। और इसके अलावा इनमें काफी सारी खूबियां थी। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव और विश्व कवि के नाम से भी जानते थे। अब रविंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ ठाकुर, इसमें आप कंफ्यूज तो नहीं हो? दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं, रविंद्रनाथ टैगोर या ठाकुर। एक्चुअली ये ठाकुर परिवार से बिलोंग करते थे। इनका जो वास्तविक नाम था वो रविंद्रनाथ ठाकुर था, लेकिन जो अंग्रेज लोग थे वो उसको सही प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते थे। वो बोलते थे रविंद्रनाथ ठाकुर। तो ठाकुर ठाकुर करते करते वो टैगोर बन गया। यानी जो टैगोर शब्द है ये वहीं से आया। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म आज ही के दिन 7 मई 1861 को हुआ था। और ये अपने माता पिता के सबसे छोटे 13वें नंबर के संतान थे। इनको बचपन में प्यार से रवि कहकर बुलाते थे। अच्छा, अब आपने कई बार अलग अलग पुस्तकों में पढ़ा होगा, कहीं पर रविंद्रनाथ लिखा होता है, कहीं पर रविंद्रनाथ लिखा होता है। कुछ लोग इसको रोबिंद्रनाथ भी बोलते हैं। तो ये इसका चक्कर क्या है, ये अलग अलग प्रोनाउंसिएशन क्यों होता है? असल में मैं इसकी पूरी जानकारी आपको दूंगा। ये बेसिकली कलकत्ता आता है आजकल बंगाल में, यानी कि ये कलकत्ता से बिलोंग करते थे और वहाँ पर कुछ शब्दों का प्रोनाउंसिएशन ओ करके बोला जाता है। एक बार मैं कलकत्ता गया था, तो वहाँ पर एक सुंदर सी लड़की आई और मेरे पास आकर बोलने लगी हॉट। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि मुझे हॉट कह रही है। फिर बाद में थोड़ी देर बाद किसी व्यक्ति ने कहा, वो भी हमारे राजस्थान से ही था, वो आकर मुझे बोलता है कि वो आपको कह रही थी कि हॉट, साइड में हॉट, मतलब साइड में हट, मुझे साइड करने के लिए बोल रही थी। इसी तरीके से जो इस्कॉन के फाउंडर हैं भगवान AC भक्तिवेदांत श्रीला प्रभुपाद, वो भी बंगाल से ही बिलोंग करते थे। आप देखना, कभी इस्कॉन टेम्पल में आपने हरे कृष्णा महामंत्र सुना हो, तो वहाँ पर जो हरे कृष्ण महामंत्र होता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस मंत्र को वो किस तरीके से प्रोनाउंसिएशन करते हैं, आप ध्यान से सुनोगे आपको सुनाई देगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो ये ओ प्रोनाउंसिएट करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की माता उनके बचपन में ही गुजर गई थी और उनके पिताजी थे वो काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते थे, बहुत ज़्यादा वो ट्रेवल किया करते थे। और सबसे बड़ी बात क्या कि ये बहुत अच्छे धनी परिवार से थे, अच्छे संपन्न परिवार से बिलोंग करते थे। तो जो इनका लालन पालन था वो इनके नौकरों चाकरों की देखरेख में हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। सिर्फ 8 वर्ष की आयु में इन्होंने एक कविता लिखी थी और 16 वर्ष की आयु होते होते इन्होंने एक लघु कथा को पब्लिश कर दिया था। आपने इनकी एक कहानी सुनी होगी, काबुली वाला। छोटी क्लास में आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी क्लास में पढ़ा ही होगा या कभी नाम सुना होगा। काबुली वाला नाम से एक मूवी भी बॉलीवुड ने बनाई थी और बॉलीवुड इनकी बहुत सारी रचनाओं से अलग अलग मूवीज बना रहे हैं। अपने पूरे जीवन काल में इन्होंने 2230 से ज़्यादा गीतों की रचना की, 3000 से ज़्यादा इन्होंने पोएम्स लिखी। अच्छा, पेंटिंग से मुझे याद आ रहा है कि ये कलर ब्लाइंड थे, यानी इनको लाल हरे रंग में फ़र्क पता नहीं चलता था। उसके बावजूद इन्होंने 2300 से ज़्यादा पेंटिंग्स की। इन्होंने 90 से ज़्यादा शॉर्ट स्टोरी की रचना की और उसके अलावा ड्रामाज, नॉवेल्स, बहुत सारी चीज़ों की इन्होंने रचना की। ये बिल्कुल अद्भुत प्रतिभा के धनी थे और ऐसा करोड़ों लोगों में कोई एक ही होता है। वैसे टैगोर के बड़े भाई सत्येंद्र नाथ टैगोर, वो भी कम प्रतिभा के धनी नहीं थे। वो भारत के पहले IAS ऑफिसर बने, जिसको उस जमाने में ICS कहा जाता था। अब ICS का एग्जाम बहुत ज़्यादा कठिन होता था। सबसे पहले तो क्या होता था कि उस पेपर को देने के लिए इंग्लैंड लंदन में जाना पड़ता था और उसमें जो सिलेबस आता था वो यूरोपियन क्लासिक्स पर बेस्ड होता था। उसमें एज लिमिट भी 23 साल ही होती थी। और उनके अलावा जो उनके परिवार में सभी लोग थे वो किसी न किसी क्षेत्र में महारथी थे।
टैगोर शुरुआत से ही स्कूल जाने के नाम से चिढ़ते थे, क्योंकि उनको स्कूल का जो बंद एनवायरनमेंट था वो थोड़ा पसंद नहीं था। उसके अलावा जब वो जाते थे स्कूल में तो स्कूल में टीचर सिर्फ रटाने का काम करते थे, बच्चों को डंडे मारना, ज़बरदस्ती रटवाना, ज़बरदस्ती चीज़ों को पढ़ाना, उनके ऊपर थोपना, जो चीज़ें हमें पसंद नहीं है वो ज़बरदस्ती से पढ़ाना, वो सब उनको पसंद नहीं था। तो इस वजह से वो उनकी शुरुआती पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जैसे तैसे वो आगे बढ़े और उसके बाद उन्होंने कोलकाता में प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन वहाँ से भी उन्होंने जल्दी ड्रॉप आउट कर दिया। तो उसके बाद जो इनके बड़े भाई हेमेंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने इनकी पढ़ाई उनको पूरा एक तरीके से होम एजुकेशन दी, घर पर ही सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए, सारे सब्जेक्ट्स की जानकारी दी, नॉलेज दी। और उसके बाद इनके पिता चाहते थे कि ये बड़े होकर बैरिस्टर बने, तो इस वजह से इनको यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन भेजा गया लॉ की पढ़ाई करने के लिए। वहाँ पर ये कुछ दिनों तक तो पढ़ाई की है, लेकिन उसके बाद वहाँ पर भी इनका मन नहीं लग रहा था। इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन से भी जल्दी ड्रॉप आउट कर दिया और इनका मन लिटरेचर में था। तो वहाँ से ड्रॉप आउट करने के बाद वहाँ से उनको कोई डिग्री नहीं मिली। उसके बाद फिर इन्होंने अपने स्तर पर शेक्सपियर को पढ़ना शुरू किया, जो दुनिया भर का लिटरेचर है उसको समझने की कोशिश की कि किस तरीके से लिटरेचर का प्रभाव पड़ा, कहाँ पर लिटरेचर का प्रभाव ज़्यादा है, कहाँ पर कम है। लिटरेचर की इन्होंने डीप रिसर्च की। अच्छा, सबसे मजे की बात क्या है, इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन से ड्रॉप आउट कर लिया था, उसके बावजूद भी उसी यूनिवर्सिटी के अंदर कंपैरेटिव लिटरेचर की सीरीज पढ़ाई जाती है आज भी, टैगोर के नाम से। आगे चलकर इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की उपाधि भी प्रदान की। इनका कहना था कि वो पढ़ो जो आपको पसंद है, वो मत पढ़ो जो आपको स्कूल में ज़बरदस्ती पढ़ाया जाता है, ज़बरदस्ती सिखाया जाता है। सन 1905 की बात है, लॉर्ड कर्जन ने पूरे बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया धर्म के आधार पर। इस वजह से पूरे देश में बहुत भयंकर विवाद उठा। भारतीय कांग्रेस पार्टी और भारतीय कांग्रेस पार्टी के समर्थन में बाकी पार्टियां एक आंदोलन में कूद पड़े, और साथ में आंदोलन में कूद पड़े थे रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने उस समय एक राखी उत्सव चलाया जिसका मेन उद्देश्य था कि हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को राखी बांधे, ताकि अगर देश बट भी जाए, बंगाल बट भी जाए, तो लोगों के दिल नहीं बटने चाहिए, लोगों के दिल एक रहने चाहिए। जब ब्रिटिश सरकार पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने लगा जनता का, तो उसके बाद ब्रिटिश सरकार को अपना जो ये निर्णय था बंगाल विभाजन का, उसे वापस लेना पड़ा। 52 वर्ष की उम्र में इनको साहित्य के लिए सन 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये पहले एशियन थे, इवन ये पहले नॉन यूरोपियन व्यक्ति थे। ये कहते थे कि समुद्र को सिर्फ दूर से देखने से ही समुद्र पार नहीं होगा, अगर समुद्र पार करना है तो आपको समुद्र में कूदना पड़ेगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश शासन इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, क्योंकि इनका साहित्य में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था गीतांजलि के रूप में। इसलिए जब ब्रिटिश शासन के उस समय पर शासक थे जॉर्ज पंचम, तो उन्होंने फैसला किया कि इन्हें नाइटहुड का अवार्ड दिया जाएगा। इन्होंने नाइटहुड का अवार्ड स्वीकार किया। लेकिन 1920 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो उस हत्याकांड के बाद इन्होंने उस उपाधि को, उस अवार्ड को वापस देने का फैसला कर लिया। इन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस दे दी। गीतांजलि इनकी कविताओं का पूरा संग्रह है। इन्होंने इसका अनुवाद अंग्रेजी में भी किया। एक बार अपने पुत्र के साथ शिप में इंग्लैंड जा रहे थे, तो वहाँ पर ये सिर्फ समय काटने के हिसाब से, इनका कोई उद्देश्य नहीं था इसका अंग्रेजी अनुवाद करने का, सिर्फ समय काटने के हिसाब से इन्होंने अपनी नोटबुक उठाई और जो इनकी गीतांजलि पुस्तक थी उसका पूरा अंग्रेजी अनुवाद कर दिया। लेकिन उसके बाद जब ये अगले दिन शिप से उतर रहे थे, तो इनका बेटा उस सूटकेस को भूल गया जिसमें वो नोटबुक रखी हुई थी। नियति को भी यही पसंद था कि उनकी रचना पूरी दुनिया तक पहुंचे, तो किसी व्यक्ति के हाथ वो सूटकेस लगा और अगले दिन उस सूटकेस को उस व्यक्ति ने टैगोर साहब को लौटा दिया। ये किताब यूनेस्को के रिप्रेजेंटेटिव वर्क्स के कलेक्शन में आज भी शामिल है। अपने देश के लिए उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी, अपना नाइटहुड पुरस्कार वापस दे दिया। ऐसे टैगोर के बारे में और कुछ बातें जानते हैं। ज्यादातर लोगों को यही पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा है, एक तो भारत का जन गण मन सन 1911 में, और दूसरा आमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का सन 1905 में। लेकिन क्या आप लोगों को पता है श्रीलंका का राष्ट्रगान श्रीलंका मठा वो भी इन्हीं से इंस्पायर्ड है। यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने 2 नहीं 3 देशों के राष्ट्रगान लिखे हैं, भारत का, बांग्लादेश का और श्रीलंका का। सन 1911 में 27 दिसंबर को कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जिसमें ब्रिटिश शासक जॉर्ज पंचम को भी बुलाया गया था। उस वक्त सेशन की जब शुरुआत हुई थी तो टैगोर ने जन गण मन गाया था। अब कुछ लोगों ने इसको गलत तरीके से ले लिया। लोगों ने कहा कि ये गीत टैगोर ने
ब्रिटिश शासक की स्तुति में गाया है। ब्रिटिश स्वामित्व वाली जो मीडिया थी उन्होंने सब जगह छाप दिया कि भारत के जो भाग्य विधाता हैं वो ब्रिटिश शासक हैं, जॉर्ज पंचम ही है। लेकिन अगले ही दिन भारतीय अखबारों ने भी साफ कर दिया कि जो ये गीत है ये टैगोर ने ईश्वर की स्तुति में गाया था, ना कि ब्रिटिश शासक की स्तुति में। कुछ कट्टरपंथी लोग इसे इस्लाम विरोधी भी मानते हैं। बहरहाल हमारे राष्ट्रगान के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता। एक ब्रिटिश ऑफिसर था जो टैगोर का दोस्त था। ब्रिटिश ऑफिसर ने टैगोर को कहा कि आप ब्रिटिश शासक के सम्मान में कुछ कविता लिखो। तो ऐसे टैगोर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और गुस्सा होकर उन्होंने एक गीत लिखा, भारत भाग्य विधाता। इस गीत के अंदर कुल मिलाकर 5 पद हैं और इनमें से ऑफिशियली जो पहला पद है सिर्फ उसी को राष्ट्रगान का दर्जा मिला हुआ है। टैगोर ने बताया कि इस गीत में मैंने भारत के भाग्य विधाता के बारे में लिखा है कि भारत आदिकाल से अपना भाग्य खुद बनाता आया है, इसलिए भारत अपना भाग्य विधाता खुद है। जॉर्ज पंचम तो बिल्कुल भी इसका भाग्य विधाता हो ही नहीं सकता। कुछ लोग इस मामले को लगातार उठाते रहे। सन 1939 में इस बात से चिढ़कर उन्होंने वापस से बताया, उन्होंने कहा कि जॉर्ज चौथा हो या 5वां, मैं उसके बारे में ऐसा क्यों लिखूंगा। इस बात का जवाब देना भी मेरा अपमान है। दरअसल भारत भाग्य विधाता बांग्ला में लिखी हुई एक कविता थी जिसे बांग्ला भाषा में लिखा गया था। इसका हिंदी अनुवाद आर्मी ऑफिसर कैप्टन आबिद हसन सफरानी ने किया और उसका जो टाइटल था उसका नाम दिया सब सुख चैन। आगे चलकर इसी का अंग्रेजी अनुवाद भी टैगोर ने ही निकाला और उसका टाइटल दिया द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था, टैगोर स्कूल जाने के नाम से ही कतराते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्कूल का जो एजुकेशन सिस्टम था, जो वहाँ का एनवायरनमेंट था, वो उनको पसंद नहीं था। वो ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहते थे कि खुले में पढ़ाई हो, गुरुकुल वाला वातावरण हो, ब्रह्मचर्य का प्रॉपर रूप से पालन हो और वहाँ पर वो चीज़ें नहीं सिखाई जाए जो ज़बरदस्ती से स्टूडेंट को पढ़ाया जाए। वहाँ पर ऐसी चीज़ें सिखाई जाए जो स्टूडेंट पढ़ना पसंद करता है। कुछ क्रिएटिव उनको सिखाया जाए, लाइफ के लेसन्स उनको सिखाए जाएं, ऐसा वो चाहते थे। ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाने के लिए उन्होंने सन 1921 में विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना की। वहाँ से काफ़ी सारे बड़े बड़े लोग निकल कर आए हैं। सत्यजीत रे, इंदिरा गांधी, अमर्त्य सेन, काफ़ी बड़ी बड़ी हस्तियाँ वहाँ से पढ़कर निकल के आई हैं। टैगोर को जो नोबेल प्राइज़ मिला था, उस प्राइज से जो राशि मिली थी उस राशि को इन्होंने इस स्कूल को बनाने में लगा दिया। आपको गांधी जी और टैगोर के विवाद के बारे में तो पता ही होगा। गांधी जी और टैगोर दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों एक दूसरे से अलग अलग विचारधारा वाले हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं। गांधी जी राष्ट्रवादी थे और जो टैगोर साहब थे वो मानवतावादी थे। ये मानवता को ऊपर रखते थे और ये राष्ट्रवाद को ऊपर रखते थे। गांधी जी कहते थे सबसे ऊपर मेरा राष्ट्र है, सबसे ऊपर मेरा देश है, मेरे देश से ऊपर कुछ भी नहीं है। जबकि टैगोर कहते थे कि मानवता सबसे ऊपर है, देश उसके बाद में है। इतना ज़्यादा वैचारिक मतभेद होने के बाद भी दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे। टैगोर ने गांधी जी को महात्मा का टाइटल दिया था और गांधी जी भी इनको गुरुदेव पुकारते थे। जब टैगोर की 75 वर्ष की उम्र हो गई थी उस वक्त भी ये नाटक करते थे, मंचन करते थे, प्रोग्राम करते थे, कविताएं लिखते थे। तो गांधी जी ने एक बार पूछा कि आप इतनी मेहनत इस उम्र में भी क्यों करते हो। तो इन्होंने बताया कि मुझे मेरे स्कूल को बड़ा करना है, मेरी यूनिवर्सिटी है उसे बड़ा करना है, उसके लिए मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो इसलिए मैं पैसा कमाने के लिए ये सारा करता हूँ। तो गांधी जी ने कहा आप इस सारे काम को आज ही छोड़ दो। गांधी जी के बहुत सारे फॉलोअर्स थे, उनमें से एक अंग्रेज मित्र के पास वो उनको ले गए। जब लेकर गए तो उनसे उनकी बातचीत कराई, मीटिंग कराई। उसके बाद उन्होंने 60,000 रुपये का डोनेशन टैगोर को दिलवा दिया। तो आप देखिए इतना विवाद होने के बाद भी कितना सम्मान करते थे दोनों एक दूसरे का, कितनी दोनों एक दूसरे की मदद करते थे। टैगोर कुल मिलाकर 80 साल जिए हैं और उन अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने कम से कम 35 से ज़्यादा देशों की यात्रा की। उस समय पर 35 देशों की यात्रा करना बहुत बड़ी बात थी क्योंकि इतना आसान नहीं था उस समय इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। उन्होंने अंतिम यात्रा सिलोन जो अब श्रीलंका है 1932 में की थी। इनके नाम पर कई सारे ऑनर्स हुए। आज भी इनके नाम पर 5 म्यूजियम दुनिया में हैं, जिनमें से 3 भारत में हैं और 2 बांग्लादेश में हैं। इनके नाम से सैकड़ों अवार्ड भी हैं, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज़, टैगोर रत्न, ऐसे ही और बहुत सारे अवार्ड हैं जो इनके नाम से हैं। इनके नाम से कई जगह पर रोड बने हुए हैं, कई जगह यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई हैं। सारी चीज़ें एक ही वीडियो में बता पाना
ऐसी शख्सियत के बारे में तो पॉसिबल नहीं है। ऐसी शख्सियत करोड़ों लोगों में से कोई एक ही हो पाता है। मेरा उद्देश्य आप लोगों को सिर्फ इंस्पायर करना है, आप लोगों को मोटिवेट करना है, ताकि आप लोग लाइफ में कुछ बड़ा सोच सको, लाइफ में कुछ बड़ा कर सको। जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो किस तरीके से अपनी लाइफ में ग्रो किए, कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़े, कैसे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हुए। उसके लिए सिर्फ आपको एक चीज़ चाहिए, वो है बड़ी सोच। जब तक आप बड़ा नहीं सोचोगे, आप बड़ा कर भी नहीं सकते। आप छोटा सोचोगे तो आप उतने के ही लायक हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। लोगों को पता लगना चाहिए कि किस तरीके से टैगोर ने कितने बड़े बड़े महान काम किए हैं। आगे कमेंट करके मुझे बताना कि अगली किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो। इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।